Hello everyone, welcome back to Ansarjari. Today in the newspaper session, we will be covering the newspaper for 3rd of July 2024. First of all, we are talking about the Feds. They need more confidence to cut the rates. एंड यहाँ पे इकोनॉमिक डेटा सजेस्ट कर रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो वापस आ रहा है एंड एक तरीके से रिसेशन वाली चीज का खतरा वापस बन सकता है. तो बिकॉज ऑफ यूएस इकोनॉमी जो जिसमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जा रहे हैं और जो लेबर मार्केट है वो भी स्ट्रॉन्ग देखी जा रही है. तो यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि रेट्स को कट करने के लिए वापस टाइम लगेगा अभी. रुपी की वॉलेटिलिटी कितनी है दूसरे कंट्रीज की करेंसी को लेके एंड जियोपॉलिटिकली जो चीजें चेंज हो रही हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं. एंड जितना ज्यादा वॉलेटाइल होगा उतना ही अच्छा नहीं होता है इन्वेस्टमेंट के लिए एंड ऑल्सो फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए. बिना किसी फर्दर प्रोग्रेस के जिसमें सेंट्रल बैंक जो है वो अपना गोल देंगे उसी के बाद कितना रेट हम कट कर पाएंगे वो डिसाइड हो पाएगा. जैसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक फोरम है या फिर यूएस इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो उस बेसिस पे. The next we are talking about discount brokerage firms and how they are feeling the heat. तो सबसे पहले बात करते हैं शेयर्स ऑफ डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म्स की. तो सेबी जो है वो गाइडलाइंस लेके आया है रिगार्डिंग द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस जिसमें एक्सचेंज कैसे हो रहा है क्लियरेंस कैसे हो रहा है कॉर्पोरेशन का डिपॉजिटरीज को रीडिजाइन करने की बात की जा रही है. तो इन सारी चीजों की वजह से क्या चेंजेस फेस करेगा जो डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म्स हैं. शेयर्स डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म्स की अगर बात करते हैं तो बेसिकली ऐसी कंपनीज हैं जो ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं लो कॉस्ट पे हमको जिसमें स्टॉक स्टॉक ट्रेडिंग आ जाता है इन्वेस्टमेंट एडवाइस आ जाता है या फिर दूसरे फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाते हैं मिनिमल फीस के साथ. जिसमें एग्जांपल भी हमें यहाँ पे दिए हुए हैं एंजल वन कंपनी मोतीलाल ओसवाल फिन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज. तो कैसे ये जो कंपनीज हैं ये इंक्रीज कर सकती हैं ब्रोकरेज रेट को. ये भी यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कंट्री का जो लार्जेस्ट ब्रोकर होता है इट कैन इंक्रीज द ब्रोकरेज रेट बाय ₹3 पर ऑर्डर और पर लेवी. तो सिग्निफिकेंट इनका रेवेन्यू होता है इन चार्जेस के थ्रू एंड उन्हीं रेवेन्यू के ऊपर सेबी जो है वो गाइडलाइन लेके आने की बात कर रहा है. Then next we are talking about portal soon to address the non-tariff barriers. नॉन टैरिफ बैरियर्स की पहले अगर बात करते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं. नॉन टैरिफ बैरियर्स हम बोल सकते हैं कि जो भी टैक्सेस या फिर इम्पोर्ट लग रहा है उसको रिड्यूस या फिर एलिमिनेट करने की हम बात करते हैं. जैसे कि जो कि ट्रेड को इम्पैक्ट करता है रेगुलेट कैसे करें स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं प्रैक्टिसेस जो हैं वो लिमिट करती हैं कहीं ना कहीं इम्पोर्ट को और एक्सपोर्ट को. तो नॉन टैरिफ बैरियर्स उनको एड्रेस करने के लिए जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो एक वेब प्लेटफॉर्म लेके आएगा जहाँ पे जो एक्सपोर्टर्स है वो रजिस्टर कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट रिगार्डिंग दी नॉन टैरिफ बैरियर्स जो भी वो फेस कर रहे हैं एंड देन गवर्नमेंट जो है वो उनको एड्रेस करने का ट्राई करेगा थ्रू दैट पोर्टल ओनली. तो यहाँ पे आता है कि नॉन टैरिफ मेजर्स क्या लिए जाते हैं डोमेस्टिक रूल्स जिनको क्रिएट करती है कोई भी कंट्री ताकि ह्यूमंस एनिमल्स एंड प्लांट हेल्थ एंड ऑल्सो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाए. तो नॉन टैरिफ मेजर्स के अंदर रेगुलेशंस इंश्योर करना कि फॉलो किए जा रहे हैं एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए टेस्टिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है शिपमेंट से पहले इंस्पेक्शन की जाती है सब्सिडीज दी जाती है कोटा दिया जाता है. ये सब ही हमारा नॉन टैरिफ मेजर्स के अंदर आ जाता है. तो इंडिया कैसे अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का भी पोटेंशियल ज्यादा रीच कर सकता है उसमें रोल प्ले करेगा नॉन टैरिफ मेजर्स जिसमें एफिशिएंसी को हम और भी बढ़ा पाएंगे विद डिफरेंट कंट्रीज जिसमें जापान कोरिया एंड ऑल्सो मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी इंक्लूडेड होंगे. नॉन टैरिफ बैरियर्स की प्रॉब्लम जो है वो दूसरे कंट्रीज के थ्रू भी फेस की जाती है जैसे कि यूएस यूरोपियन यूनियन एंड इवन ऑल्सो सऊदी अरेबिया. तो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स का होना जरूरी है एंड उनका कंप्लायंस होना जरूरी है
कस्टम के लिए प्रोसीजर एक होना चाहिए कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो रहा है या फिर डिले कोई हो रहा है, कॉस्ट एसोसिएटेड इशू है, तो उसके साथ आप कैसे डील करेंगे, कस्टम क्लियरेंस और फास्टर कैसे कर पाएंगे, कॉपरेशन डॉक्यूमेंटेशन को डिजिटाइज कैसे कर पाएंगे। तो ये सारे चीजें हमारे नॉन टैरिफ मेजर्स के अंदर आ जाते हैं, जिसमें कई बार आईपीआर की भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आईपीआर की प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करने के लिए बेसिकली हम बोल सकते हैं कि पायरेसी जो है वो नॉन टैरिफ मेजर्स के थ्रू हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फेयरली आप प्रमोट कर रहे हैं ट्रेड रिलेशंस को, दैट आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो कॉमर्स मिनिस्ट्री इन चीजों के लिए वेब पोर्टल लेके आएगी ताकि नॉन टैरिफ बैरियर्स के साथ हम डील कर पाए, उनको एड्रेस कर पाए। Then next is regarding not much gains but proud of our work, हिंडनबर्ग। तो यहाँ पे बात हो रही है कि यूएस फर्म है जिसने $4.1 मिलियन गेन किए हैं फ्रॉम अडानी शॉर्ट्स। तो सेबी ने यहाँ पे शो कॉज नोटिस जो है वो इशू किया है एंड इस इशू में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एंटिटी है या कोई भी इंडिविजुअल जो इन्वॉल्व है सिक्योरिटी मार्केट में, उसके लिए सेबी जो है वो इशू करता है उनको इन्फॉर्म करने के लिए कि जो भी रेसिपिएंट है उन्होंने पोटेंशियली वायलेट किया है सिक्योरिटी लॉस को या फिर रेगुलेशंस को, एंड बेसिकली उनको एक तरीके से एक चांस देता है कि वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर पाए ताकि पेनल्टी या सैंक्शन जो आगे आने वाले टाइम में लगेगी नॉन कंप्लायंस के होते हुए उसको वो अवॉइड कर पाए। तो एलिगेशन जो लगा है उसको एक्सप्लेन कर पाए, लीगल प्रोसीडिंग के लिए आगे बढ़ पाए, राइट टू हियरिंग उनके पास हो, इसीलिए शो कॉज नोटिस जो है वो सेबी बेसिकली देता है। जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग है या फिर मार्केट मैनिपुलेट कर रहे हो आप अपनी साइड से, या सेबी का ही कोई रेगुलेटरी गाइडलाइन है जिसको आपने वायलेट किया है, तो वही सेम केस यहाँ पे भी देखा जा रहा है इन द केस ऑफ हिंडनबर्ग। जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो हिंडनबर्ग है इट हैड मल्टीपल इन्वेस्टर्स एंड पार्टनर्स जिन्होंने कलेक्टिवली हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स गेन किए। बट ये जो सेबी का शो कॉज नोटिस है वो क्लैरिफाई करता है कि दैट इट हैड ओनली वन इन्वेस्टर रिलेशनशिप दैट इज विद अडानी शॉर्ट्स, सो दैट इज वाई ये शो कॉज नोटिस यहाँ पे इशू किया गया। The next is regarding critical mineral recycling. So government is planning PLI scheme to boost the circular economy. Important यहाँ पे बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 जिसमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उन्होंने बेसिकली इसको आगे बढ़ाया है, नोटिफाई किया है। एंड इसके अलावा हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ईवीज हैं, वहां पे हम लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं, तो जो क्रिटिकल मिनरल है उसका यूज बढ़ता जा रहा है, बट क्या वो उतने ही रेट पे अवेलेबल भी है हमारे लिए कि आगे आने वाले टाइम में वो सस्टेनेबल हो पाए हमारे लिए। तो इसलिए जैसे फोटोवोल्टेक्स में भी हम बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल सिल्वर हो जाता है, सिलिकॉन हो जाता है, गैलियम हो जाता है, कैडमियम हो जाता है, कॉपर हो जाता है, इन सबको हम यूज करते हैं ईवीज के अंदर भी, एंड देन ऑल्सो हमारा जो सोलर पैनल्स होते हैं उनके अंदर भी। इसीलिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो ई वेस्ट है उसकी रिसाइकलिंग होनी चाहिए। तो ई वेस्ट की रिसाइकलिंग को हम बोलते हैं अर्बन माइनिंग यहाँ पे, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स को हम रिकवर करें जैसे कि लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, क्रोमियम, सिलिकॉन। तो सोलर पीवी मॉड्यूल्स हो गए, विंड टर्बाइंस हो गए, एनर्जी स्टोरेज हो गया या ईवीज हो गया, तो वो सारी जरूरी हो जाते हैं हमारे लिए। जैसे कि माइन मिनिस्ट्री है वो इनसे इंसेंटिवाइज करेगी प्रोडक्शन ऑफ रिसाइकल क्रिटिकल मिनरल्स ताकि दूसरे बार भी उनको हम यूज कर पाए या प्रमोट कर पाए हम इन्वेस्टमेंट को, ताकि एडवांस्ड रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी हम आगे आने वाले टाइम में बना पाए। तो इंपॉर्टेंट की टर्म यहाँ पे अर्बन माइनिंग, जिससे हम रिकवर करेंगे इन क्रिटिकल मिनरल्स को। एंड इंडिया का ई वे जनरेशन की बात करते हैं तो डेटा यहाँ पे भी हमें दिया हुआ है कि जो पीवी सोलर पीवी मॉड्यूल्स हैं उनसे जो वेस्ट जनरेट होता है इट विल
it it will be going from 100 kilotons in financial year 23 to 340 kilotons by 2030। तो देख रहे हैं हम कि जो रेट है ये इंक्रीज ही होने वाला है, इसीलिए भी जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। इंडिया की रिसाइकलिंग की बात करते हैं तो कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको, कैसे हम उसको, कितने हमारे पास रिसाइकलिंग के लिए सेटअप हैं बेस स्टेशंस, एंड देन वहां तक हम ट्रांसपोर्ट कैसे करवा रहे हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या वायबल है हमारे लिए, नहीं है, एंड देन रिसाइकलिंग करने के बाद क्या मीनिंगफुल चीजें हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, एंड वापस से उसका यूज इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, उसकी प्राइसिंग कैसे होगी। तो ये सारे इश्यूज भी यहाँ पे क्रिएट होते हैं ई वेस्ट की रिसाइकलिंग को लेके, जो कि रेन्यूएबल एनर्जी में भी क्रिटिकल हो जाएगा, जैसे सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी। आगे जाके हम ईवी का अडॉप्शन भी इंक्रीज करने की बात करें। सो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि इंश्योर करता है कि कंप्लायंस हो रहा है ऑन पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल के ऊपर। मतलब जो प्रोड्यूसर है वो अकाउंटेबल है फॉर मैनेजिंग द वेस्ट जो उसके प्रोडक्ट ने जनरेट किया है। तो प्रोड्यूसर्स जो हैं दे कैन मीट द कंप्लायंस बाय ट्रेडिंग क्रेडिट्स विद द रिसाइकलर्स। दैट इज वाई PLI स्कीम भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगी फॉर बूस्टिंग द रिसाइकलिंग ऑफ दीज क्रिटिकल मिनरल्स इन इंडिया। एंड क्रिटिकल मिनरल्स की ही बात में हम दूसरी कंट्रीज के साथ भी कोलैबोरेशन करने के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम इंगेज हो रहे हैं, काबिल के थ्रू भी हम मैपिंग कर रहे हैं, एंड ऑल्सो अफ्रीका के साथ एंड लैटिन अमेरिका के साथ भी हम टॉक कर रहे हैं रिगार्डिंग दी लिथियम हेयर। तो लिथियम या फिर कैडमियम, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, क्योंकि उनकी नीड भी ज्यादा बढ़ती जा रही है एंड ईवी का अडॉप्शन भी बढ़ता जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी भी हमको इंक्रीज करनी है, तो इसलिए अवेलेबल है कि इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि डिफरेंट मार्केट्स में हम टैप करें। देन नेक्स्ट, फिनटेक्स दे आर सीकिंग पॉलिसी ओवरहॉल। तो फिनटेक्स जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसे वर्क करता है उनके लिए, एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के थ्रू हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उसकी बात इस आर्टिकल के अंदर की जा रही है। जो MSME सेक्टर है, SME सेक्टर है, कैसे इजीली उनको क्रेडिट की एक्सेसिबिलिटी हम लेके आ सकते हैं, या फिर हैसल फ्री लाइसेंसिंग की जो प्रॉब्लम है उसको हैसल फ्री कैसे बना सकते हैं, टैक्स इंसेंटिव्स देना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को इम्प्रूव करना डिफरेंट एरियाज में उनके लिए, ताकि जो पूरा प्रोसेस है उनका वो इजी हो पाए, एंड उसी के थ्रू इंक्लूजन को भी हम इंक्रीज कर पाएंगे। तो NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वो भी हमें यहाँ पे डेटा देता है रिगार्डिंग कैसे हम और ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं एंड फ्रॉड्स जो होते हैं उनको कैसे कम कर सकते हैं। सो UPI के केस में यहाँ पे स्पेसिफिकली बात हो रही है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनका बिलीव है कि जो फ्रॉड केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक कॉज ऑफ कंसर्न बनता जा रहा है। तो डिजिटल पेमेंट्स, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, कैसे ट्रांजैक्शंस को हम सेफ रख सकते हैं एंड एनक्रिप्टेड रख सकते हैं। सो इंसेंटिव यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर MSME रजिस्ट्रेशन फ्रॉम उद्यम पोर्टल। तो उद्यम पोर्टल जो फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ MSME को सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर दी बैंक्स एंड NBFCs, इनको प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए MSME सेक्टर के वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए। एंड ऑल्सो जो कंप्लायंस का बर्डन है, बोरोइंग कॉस्ट है, वो भी इसके थ्रू हम रिड्यूस कर पाएंगे। तो परमिट्स उनको मिल रहे हैं, लाइसेंसिंग मिल रही है, एंड ओवरऑल टैक्स इंसेंटिव मिल रहे हैं, जिसके थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो हम इंक्रीज कर पाएंगे ऑफ दीज फिनटेक्स। नियो बैंक की यहाँ पे बात हो रही है, तो नियो बैंक मानसी आप बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं रिगार्डिंग नियो बैंक। न्यू बैंक्स जो है हमने बात करी पहले भी कि दीज आर कम्प्लीटली डिजिटल इन नेचर एंड रेगुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो RBI इज नॉट रेगुलेटिंग दैट। तो कोई रेगुलेटर नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस है। Okay.
ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं रिगार्डिंग द शो कॉज नोटिस. Then why the finfluencers are facing SEBI's wrath? तो finfluencers होते कौन है? बेसिकली जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एडवाइस देते हैं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने मनी में इन्वेस्ट किया या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, एंड फिर उन्हीं चीजों को जो बाकी लोग हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू वो भी फॉलो करते हैं. तो बेसिकली ऑडियंस को टारगेट करते हैं जिसमें पूरे तरीके से वो क्वालिफाइड भी नहीं होते हैं एंड लो कॉस्ट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट में वो एडवाइस एक तरीके से टारगेटेड ऑडियंस को प्रोवाइड करते हैं. तो उनको रेगुलेशन की जरूरत है. एंड यहाँ पे सेबी ने क्या स्टेप्स लिए हैं? तो सेबी ने हम बोल सकते हैं कि सेपरेशन क्रिएट करने की बात की है क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर्स के अंदर एंड अनरेगुलेटेड ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स के अंदर. सो जो रेगुलेटिंग एंटिटीज है उसमें आ जाएगा म्यूचुअल फंड हाउसेस या फिर रिसर्च एनालिस्ट, ब्रोकर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स. इनको प्रोहिबिट किया है फ्रॉम एसोसिएटिंग विद द अनरजिस्टर्ड फिनफ्लुएंसर्स, क्योंकि इनके एसोसिएशन के थ्रू जो अनरेगुलेटेड अनरजिस्टर्ड फिनफ्लुएंसर्स होते हैं उनको एक क्रेडिबिलिटी मिल जाती है. तो उस चीज को प्रोहिबिट करने की बात की है. एंड जो ओवरऑल पेमेंट सिस्टम है हमारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए, रिसर्च एनालिस्ट के लिए, उसको कैसे और इंक्लूसिव हम बना पाएंगे उसकी यहाँ पे बात हो रही है. सो इन्वेस्टर एजुकेशन भी प्रोवाइड करने की बात की है फॉर द फिनफ्लुएंसर्स, ताकि स्पेसिफिक एडवाइस वो ऑफर कर पाए आगे आने वाले टाइम में. सो फिनफ्लुएंसर्स के लिए क्या मीन करता है ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं रेगुलेटेड एंटिटीज के ऊपर? तो हम बोल सकते हैं कि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो डायरेक्टली कम हो जाएगी. एंड उसकी वजह से, क्योंकि रेगुलेटेड एंटिटी जो है वो एसोसिएट नहीं कर पाएंगे, तो ओवरऑल लोगों को भी अवेयरनेस एक तरीके से मिलेगी कि कौन यहाँ पे क्वालिफाइड है एंड कौन अनरजिस्टर्ड है. तो मिस इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ती चली जाती है अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स के साथ, क्योंकि वो गारंटीड रिटर्न्स क्लेम करते हैं बट वो खुद क्वालिफाइड ही नहीं है उस फील्ड के अंदर. देन नेक्स्ट, वेम्बनाड लेक, कोटयम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. सो लार्जेस्ट लेक है और लार्जेस्ट लेक है केरला का और लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया का. वाटर हाइकिंथ हम्म इन्वेजिव स्पीसीज, इसको रिमूव करना चाहिए. कैसे कर सकते हैं उस पर सोच सकते हैं कि वी कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल, और फॉर एग्जांपल ग्रेजिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, फॉडर बन सकता है किसी चीज़ का वाटर हाइकिंग. हम्म या वाटर हैकिंग को यूज करके बायोप्लास्टिक बना सकते हैं, उसमें से स्टार्च एक्सट्रैक्ट कर करके. और ऊपर से इन्वेजिव स्पीसीज भी है. इट इज डिट्रीमेंटल टू फिशेस एंड अदर एक्वाटिक स्पीसीज. एंड इसको सॉइल की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए कंपोस्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं. तो हम्म. बायोचार क्रिएट कर सकते हैं हम वाटर. हम्म. इसके थ्रू. एंड वेम्बनाड लेक रामसर साइड भी है ना. हम्म. हम्म. तो कुमारकोम बर्ड सेंचुरी इसके ईस्ट साइड पे लोकेटेड है वेम्बनाड लेक. नेक्स्ट we are talking about when the lights go out, so why people need to sleep and how there is profit in that. So यहाँ पे importance की बात हो रही है of sleeping regarding athletes and also for regular person.
यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे कॉलेज के स्टूडेंट है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल नीट, जेई, यूपीएससी, तो वो ऑल नाइटर्स में बिलीव करते हैं, या फिर कॉर्पोरेट वर्कर्स हैं वो लॉन्ग आवर्स तक वर्क करते रहते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स तक भी, जिसकी वजह से स्लीप डेप्रिवेशन जो है वो एक कॉमन कॉमन पार्ट होता जा रहा है हमारे लाइफस्टाइल का, जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है, एंजाइटी क्रिएट होती है कंटेम्प्रेरी लाइफ में, एंड देन हम इसकी वजह से जो बाकी ओवरऑल डिजीजेस हैं उनका रिस्क भी बढ़ जाता है। वही एक रीजन भी है जो हम देखते हैं अर्ली 30s अर्ली 40s में ही हार्ट अटैक होता है लोगों को, उसका मेजर एक रीजन स्लीप डेप्रिवेशन होता है। एथलीट्स के लिए भी 30 to 40 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा स्लीप, डीप स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे किया भी जा रहा है हाईलाइट। सो रेस्ट एंड रिकवरी का जो स्ट्रगल है वो एक सेंटर स्टेज पे पहुंच नहीं पाता है हमारे लाइफस्टाइल में, जिसमें हम फास्ट लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे होते हैं, हर टाइम एक्टिव रहना जरूरी होता है, जिसकी जिसके लिए हम भूल जाते हैं कि रेस्ट और रिकवरी करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो पब्लिक हेल्थ एपिडेमिक इसको बताया जा रहा है, स्लीप डेप्रिवेशन को इतना ज्यादा जरूरी है एंड इतना ज्यादा इम्पैक्ट करता है ये हमारे पूरे ओवरऑल हेल्थ को, जिसमें डायबिटीज, डिप्रेशन, ओबेसिटी, कैंसर, इन सब के रीजन से लिंक्ड देखा गया है स्लीप डेप्रिवेशन को। इसके साथ साथ क्योंकि इतना ज्यादा स्लीप डेप्रिवेशन हमारे लाइफस्टाइल में बढ़ता जा रहा है एंड कॉमन होता जा रहा है, तो उसको कोप अप करने के लिए भी एक तरीके से हम मार्केट में देख रहे हैं कि जो स्लीप है, फैक्ट ऑफ स्लीप जो है, इट इज बिकमिंग अ प्रोडक्ट। स्लीप इंप्रूव करने के लिए लोग एप्स लेके आ रहे हैं, डिफरेंट गमीज लेके आ रहे हैं, डिफरेंट मेडिसिन लेके आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया पिल्स है, फुट पैचेस है, आई ऑयल्स है, आई कवर है। तो स्लीप को प्रोडक्ट बना के भी पूरी मार्केट इंक्रीज होती जा रही है एंड हम देख रहे हैं कि कैसे। हेलो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल औशिक? More to sleep better. रिकॉर्ड हो रहा है अभी? हाँ, ठीक है, मेरा इंटरनेट चला गया था बीच में। आप कंटिन्यू करो। next. Digital jurisprudence in India in an AI era. Artificial intelligence, use of machine learning and different kinds of deep tech tools. तो उससे सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है ओवरऑल, कि फेक न्यूज़ यूज़ हो रहा है, फिर कॉपीराइट इशू है, हु विल हु इज़ द ओनर ऑफ दैट टूल क्रिएटेड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया है वो है, कि जो यूज़र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे कि वो ओनर है। तो ये चीज़ पर क्लासिफाई करना ज़रूरी होता है। दूसरा, अगर कहीं पे फेक न्यूज़ के कारण प्रॉब्लम होता है तो लाइबिलिटी किसके ऊपर रहेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर होगा, जो व्यक्ति ने उसको फैलाया उसके ऊपर होगा, कि जो जिसने बनाया उसके ऊपर होगा। तो अलग अलग इसमें इश्यूज है। तो इसमें बोला जा रहा है कि ऐसा कोई लॉज अभी तक में है जो दैट टैकल न्यू एरा, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, चैट जीपीटी एक्सेट्रा। तो इसमें बोला जा रहा है कि श्रेया सिग्नल जजमेंट, उसमें 69 ऑफ आईटी एक्ट को रिमूव किया था फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन 79 एक्टिविटी 79 सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट, इट ग्रांट्स इंटरमीडिएटरी। इंटरमीडिएटरी वो होता है कि ओवरऑल जो सोशल मीडियाज है, द एक्ट कंसिडर देम एज अ इंटरमीडिएटरी, बीच के है, एक प्लेटफॉर्म है, दे आर नॉट अ पब्लिशर। तो कहीं पर भी अगर इफ अ पर्सन इज स्प्रेडिंग फेक न्यूज़ और डिस इन्फॉर्मेशन,
then the platform is not liable, the person is liable. लेकिन यहाँ पर होता है कि if the platform is not doing enough to control the fake news, or the platform is not doing enough for uh, addressing the issues highlighted by the government, या फिर redressing the grievances by the specific user, तो कहीं ना कहीं जो प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर जिम्मेवारी होती है। दूसरा इसमें नकुल भारद्वाज की जिसमें बोला है कि सेफ हार्बर प्रोटेक्शन अप्लाई सोनली ऑन पैसिफिक इंटरमीडिएटरीज हु आर जस्ट पैसिव ट्रांसमिटर ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन जहां पर लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल यूज हो रहा है, चैट जीपीटी एक्सेट्रा, वो तो बेसिकली हेल्प कर रहा है यूजर को ऑगमेंट करने में, तो वहां पर प्लेटफॉर्म लायबल होगा कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर चैट जीपीटी कोई ना कोई स्पेसिफिक फेक न्यूज बना रहा है तो वो भी लायबल होगा कि नहीं, आप अलॉन्ग विथ यूजर दैट आर यूजिंग चैट जीपीटी। तो इसमें बोले अभी तक जो लेजिस्लेशन है उसके अंदर में जनरेटिव एआई उसको किसके अंडर में डाले, वो एक चैलेंजेस है। फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट के अंदर में डाले, एक्टिव क्रिएटर के अंदर डाले, किसके अंडर, लाइबिलिटी किसके ऊपर हुआ, पर्टिकुलर इन यूजर रिपोस्ट जो कर रहे हैं, यूजर डाल रहे हैं, जो बना रहे हैं, किसके ऊपर लाइबिलिटी हुआ। तो एक सेफ हार्बर लाइबिलिटी फिक्सेशन एक हो गया। दूसरा हाईलाइट है कॉपीराइट, कि ओवरऑल इंडियन कॉपीराइट बात करते हैं कि नो पर्सन शैल एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट एक्सेप्ट बाय द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट टॉक्स अबाउट कॉपीराइट। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से फॉर एग्जांपल कोई भी आर्टिस्ट है या फिर न्यूज़ मीडिया है, उनके जो जो लिखा हुआ है उसमें, अगर उसमें से अगर कॉपी करके खुद उसमें से कुछ चेंजेस कर करके वापस से पोस्ट कर दे न्यू वेबसाइट में, तो क्या वो कॉपीराइट वायलेशन होगा। यही इशू था जो न्यूयॉर्क टाइम्स वर्सेस चैट जीपीटी में था। न्यूयॉर्क टाइम जो बिग न्यूज़पेपर है यूएस के अंदर में, दे हैव एलिस्ट कि चैट जीपीटी मेनी यूजर वे यूजिंग चैट जीपीटी टू रेप्लिकेट द आर्टिकल्स। तो टर्म ऑफ यूजर्स में टू शिफ्ट लाइबिलिटी टू यूजर फॉर एनी इलीगल आउटपुट। हालांकि इंडिया के पास अभी के पुत्तस्वामी जजमेंट है, इसमें राइट टू प्राइवेसी है जिसमें डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का बात हो रहा है, लेकिन ओवरऑल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में राइट टू रेजर, राइट टू फॉरगॉटन है, लेकिन ओवरऑल कॉपीराइट किसी ऊपर हो वो नहीं चलना चाहिए। तो दूसरा एक पॉइंट। तीसरा हो गया कि अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, आप कुछ भी चीज़ ऑनलाइन अपलोड करते हैं, अपने डेटा वेटा कुछ भी, तो कभी डिलीट होगा ही नहीं। तो दैट इज डायरेक्टली वॉलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ द जजमेंट ऑफ 2017 राइट टू प्राइवेसी। इसमें बोला गया है कि आपको राइट टू बी फॉरगॉटन, आप चाह सकते तो एक सेकंड में आप ओके करके डिलीट कर सकते हो। इंस्टाग्राम हो सकता है अंदर में, आप उसमें रहता है ऑप्शन इरेज ऑल योर डेटा, फेसबुक में रहता है, लेकिन चैट जीपीटी में ऐसा है कि नहीं, वो क्वेश्चन। तो क्या कर सकते हैं, पहली बात है कि जो इम्यूनिटी मिला है उसको आप सैंडबॉक्स अप्रोच के हिसाब से काम कर सकते हैं। कैसे, स्पेसिफिक एरियाज उसके हिसाब से आप उसमें रिफॉर्म और उसमें एडिशन कर सकते हैं लॉस के अंदर में। दूसरा डेटा राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की तरफ होना चाहिए फॉर यूजर एज वेल एज ऑन द क्रिएटर ऑफ द प्लेटफॉर्म। तीसरा बोल सकते हैं कि जो बिग बिग सोशल मीडिया है उसमें ऐसा कर सकते हैं कि जो चैट जीपीटी के थ्रू बना हुआ है या फिर और भी जनरेटिव प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू कोई भी डेटा सेट बना हुआ है, उनके थ्रू कोई फोटो वीडियो बना हुआ है, तो उसके नीचे में वाटर मार्किंग होना चाहिए एआई क्रिएटेड, या फिर साइड में होता है चैट जीपीटी क्रिएटेड। जैसे फोटो क्लिक किया रहता है ना एमआई से, तो लिखा रहता है ना एमआई फोटोशॉट या फिर वन प्लस फोटोशॉट, वैसे टाइप अगर रहेगा तो कम से कम लोग को पता रहेगा दिस डेटा सेट इज क्रिएटेड बाय जनरेटिव एआई। दूसरा चैलेंज है लाइसेंसिंग का, कॉम्प्लेक्स है, वेब डेटा लैक्स है सेंट्रलाइज बॉडी, तो वहाँ पर डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सॉवरेंटी, स्ट्रीमलाइनिंग वहाँ चाहिए। तो ओवरऑल वी नीड टू रिवैल्यूएट द एग्जिस्टिंग डिजिटल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस है क्या, सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, कॉपीराइट एक्ट 1957, ये पूरा और भी हो सकता है, आईपीसी के अंदर में हो सकता है, एविडेंस एक्ट के अंदर में हो सकता है। पर जैसे यहाँ तो पे ये बात हो रही है कि सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स हम क्रिएट कर दें सोल्यूशन में,
तो क्या वो कंपटीशन को हैम्पर नहीं करेंगे आगे आने वाले टाइम में? सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म मतलब कि जैसे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, वैसी एआई एक्ट हो गया तो उसका एआई अथॉरिटी दैट ओनली caters टू द स्पेसिफिक नीड्स और इश्यूज रिगार्डिंग एआई। तो वो एक हो सकता ठीक है। है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म बात हो रहा है इसमें, हम्म सेंट्रलाइज। लाइसेंसिंग को सिंप्लीफाई करने के तो इसमें बोला जाता है कि फैक्ट चेक यूनिट नीडेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द फेक न्यूज़। तो ओवरऑल बॉम्बे हाई कोर्ट में बहुत सारे पेटिशनर थे, दे वर टॉकिंग की फैक्ट चेक यूनिट इट इज डेट्रीमेंटल टू आर्टिकल से 1921। 19 कैसे कि देयर शुड बी अ क्लियर डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट टू एक्सप्रेशन, फ्री स्पीच आर्टिकल 19 के अंदर में। लेकिन फैक्ट चेक यूनिट बनाते हैं ऊपर से सरकार के फैक्ट चेक यूनिट है, गवर्नमेंट के फैक्ट चेक यूनिट है, तो उसमें क्या होता है कहीं ना कहीं बायस होता है कि जो जो रिपोर्ट गवर्नमेंट के क्रिटिकल है और जो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि दैट शुड बी डिस्कस डिबेटेड और क्वेश्चन, तो वो हाईलाइट कर सकते हैं फेक न्यूज़, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, और उसको हटा सकते हैं। तो इसी ये बात हुआ। लेकिन इसका एक ओवरऑल मॉडरेशन भी है इसमें कि ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत है, क्योंकि देखा गया है कि चाहे यूट्यूब में, चाहे फिर इलेक्शन के समय में, चाहे गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ फैलाया जाता है। यहाँ पर ऊपर से ओनर्स गवर्नमेंट के ऊपर ही आता है कि आप फेक न्यूज़ के हिसाब से क्या कर रहे हो। तो इसमें ये बोल सकते हैं कि rather than creating a fact check unit, only having a membership of from the government can take an initiative to create a fact check unit that can comprises of journalist, civil society, government, and also a social media, कुछ grievances ऑफिसर, सब मिलकर अगर एक यूनिट बनेगा तो दैट विल बी मोर एंड मोर अकाउंटेबल, मोर इम्पार्शियल, और वो और अच्छे से काम कर सकते हैं। तो एक ये एक सोल्यूशन है। एंड पीआईबी का है ना फैक्ट चेक यूनिट जो वर्क कर रहा है पीआईबी वो? क्या है, इंडिया टुडे का है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्री बहुत है। तो तमिलनाडु फैक्चर यूनिट भी था उनके सरकार का। हम्म बड़ा कुछ ऑन इम्प्रूविंग रूरल मोबाइल कनेक्टिविटी। तो इसमें सामने इंटरनेट कनेक्टिविटी दिया हुआ है, अलग अलग कैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी रोल करता है। तो ओवरऑल सी लिंक केबल के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर टावर्स का यूज़ किया जाता है। तो जितने ज़्यादा टावर होंगे, समझो उतने ज़्यादा हाई बैंड फ्रिक्वेंसी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, इसलिए 5G में टावर ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू 4G। 4G में टावर ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू 3G एंड 2G। स्पीड ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और आपका शॉर्ट टर्म शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करना है मोस्टली। तो तो इसमें बोला जाता है कि अगर ज़्यादा टावर चाहिए तो रूरल कनेक्टिविटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अर्बन टेली डेंसिटी तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन रूरल में सिर्फ 58% है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टावर को इस्टेब्लिश करना ही महंगा पड़ता है, तो कैसे इसको इम्प्रूव करें। तो उसमें एक बोल सकते हैं कि रूरल एरिया में कम से कम 4G और 3G होना ही चाहिए। आप अर्बन कुछ कुछ पॉकेट जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरत है वहाँ पर 5G यूज़ करें, और दूसरा सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे फोकस कर सकते हैं व्हेन देयर इज अ इम्पेडिमेंट रिगार्डिंग द रूरल कनेक्टिविटी। इंटरनेट टावर, स्टेशन, एंटीना ऑन टॉप, वो एक हो सकता है। ब्रॉडबैंड हो सकता है, इसलिए 5G से ज़्यादा ब्रॉडबैंड फोकस कर रहा है भारत नेट प्रोजेक्ट, जिसमें 2,50,000 ग्राम पंचायत हैज़ बीन कनेक्टेड टू द इंटरनेट बाय BBNL और BSNL। बट सैटेलाइट और ऑप्टिक केबल को हम अगर कंपेयर करते हैं तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा वो एक्सपेंसिव होगा, लेकिन सैटेलाइट। फिर अगर ज़्यादा यूज़र है तो एक्सपेंसिव कम भी हो सकता है, क्योंकि अभी स्टार लिंक का जो सैटेलाइट है और उसका उसका ज़्यादा दाम नहीं है, मुश्किल से थोड़ा सा एयरटेल से ज़्यादा होगा, 1,500 के आसपास मिल जाएगा ओवरऑल पैकेज महीना का। जो 600, 500 और 400 जो इंडिया में यूज़ करते हैं ब्रॉडबैंड, डबल है उसका।
बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर बहुत ज़्यादा अगर यूज़र होंगे तो कम हो सकता है उसका। जैसे कि हिमालयाज के केस में या फिर नॉर्थ ईस्ट के केस में हम देख सकते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होगा और इजी भी नहीं होगा लैंडस्केप की वजह से। हम्म एंड IEEE 2061 नेटवर्क स्टैंडर्ड है जो और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें एक या एक से ज्यादा टेक्नोलॉजी साथ में आप यूज कर सकते हैं एंड उसके हम्म थ्रू फिर आप इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पाएंगे। तो सेल्यूलर नेटवर्क। ग्रेट एक्सपेक्टेशन, लिबरलिज्म इन डार्क टाइम्स। तो लिबरलिज्म, बेसिक थिंग, इंडिविजुअलिटी, राइट टू एक्सप्रेशन, लिमिटेड गवर्नमेंट। इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक न्यू लिबरलिज्म हो गया, एक पॉजिटिव लिबरलिज्म हो गया। पॉजिटिव वाले में गवर्नमेंट हैज़ टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिशिंग द पॉजिटिव लिबर्टी। किसी और का लिबर्टी, सबका इक्वालिटी इंश्योर करे गवर्नमेंट। नेगेटिव लिबर्टी लिबरलिज्म हो गया, मतलब कि नेगेटिव लिबर्टी मतलब हुआ कि आप छोड़ दीजिए मुझे अकेले, ईच इंडिविजुअल इज ऑन देयर ओन, और उनके पास राइट्स है कि वो राइट टू प्रॉपर्टी इंश्योर करे, सिक्योरिटी, सेफ्टी और कंपटीशन, ये बस इंश्योर करे गवर्नमेंट। बाकी जो भी चीज़ है वो खुद इंडिविजुअल संभाल लेंगे। ये हो गया ओवरऑल। अब इसमें बोला जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, देयर इज ग्रोथ ऑफ राइट विंग नेशनलिज्म, रेफ्यूजीज इशू है, माइग्रेंट है, इलेक्टरल आउटकम कम हो रहा है। तो कंटेक्स्ट ऑफ लिबरलिज्म इज फेसिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इन यूरोपियन पार्लियामेंट, वहाँ पर राइट वर्ड शिफ्ट हुआ। क्लाइमेट स्केप्टिज्म है, एंटी माइग्रेशन सेंटिमेंट है, राइट विंग नेशनलिज्म कंजर्वेटिज्म बढ़ा है, इंडिया में देखा गया, बाकी जगह बढ़ा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं यहाँ क्वेश्चन उठता है कि जो लिबरल आइडियोलॉजी है इसके अंदर में भी कहीं ना कहीं अपीजमेंट है। दूसरा है कि वो डील नहीं कर पा रहे जो सिचुएशन ग्राउंड पे है। दे आर टॉकिंग अबाउट कुछ कुछ एरियाज में हाइपोथेटिकल केस, कि आप बाहर से लोगों को लेके आ जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट होगा, सबके लिए बराबर है, सब बराबर नहीं है। तो यहीं पर आता है कम्युनिटेरियन क्रिटिक जो माइकल वॉजलर का है, कि आप इंडिविजुअल की बात करते हैं, व्हाट अबाउट कम्युनिटी? वो भी तो कम्युनिटी का हिस्सा है, इंडिविजुअल कम्युनिटी का हिस्सा है। आप डायरेक्टली इंडिविजुअलिटी सिर्फ नहीं कर सकते, उसका भी रिश्ता माँ बाप के साथ है, हस्बैंड है, वाइफ है, किसी के पिता हैं, कम्युनिटी में वो एम्प्लॉय हैं, वर्कर भी हैं, तो बेसिकली कम्युनिटी का पार्ट है। तो कम्युनिटी स्पेसिफिक भी होना चाहिए। लेकिन लिबरलिज्म बात करता है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअलिटी के ऊपर, ज़्यादा हाईली इंडिविजुअलिटी। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी मतलब उनका इतिहास, ट्रेडिशन, कल्चर, वो इम्पैक्ट होता है। कम्युनिटी इन्फोर्स करता है रूल्स और रेगुलेशन, और वो एक तरह से सामने आता है, तो लगता है राइट विंग नेशनलिज्म बढ़ रहा है। तो ये दो वो वाला है। दूसरा वर्डिक्ट एंड एडवेंट ऑफ होप। होप कहाँ पर है कि इसमें होप, एक इंडिया ऐसा कंट्री है कि डिस्पाइट कि इंडिया में ऑपोजिशन पार्टी बहुत कम हो गए थे पिछले 10 साल में, वापस से ऑपोजिशन पार्टी में एक लीडर ऑपोजिशन बने, वापस से सरकार थे, उनको एक समझ में आया कि इंडिया इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी। वो उसी चीज़ में फिट नहीं होता है वर्ल्ड वाइड में। कोई भी टेम्पलेट है, इट इज़ यूरो सेंट्रिक, वेस्टर्न सेंट्रिक, पीएसआर में भी वो इंडिया पे सिर्फ लगते ही नहीं। उसके लिए आपको अलग टेम्पलेट चाहिए। इंडिया इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ लिबरल प्रिंसिपल। पॉजिटिव लिबरेशन में आप हेल्प करते हैं लोगों को, आप इन्फोर्समेंट करते हैं, लॉज एंड रेगुलेशन, इक्वालिटी इन्फोर्स करते हैं, रिजर्वेशन हो गया, अफर्मेटिव एक्शन हो गया, साथ ही साथ राइट टू प्रॉपर्टी भी है, कम्युनिटी राइट्स भी है, अलग अलग स्पेसिफिक रिलीजन के लिए अलग अलग कोड बिल भी है। तो ओवरऑल दोनों है इंडिया में, कम्युनिटेरियन राइट्स भी है और लिबरल राइट्स भी। तो क्लैश बिटवीन द नेचुरल ऑर्डर एंड सिविल, मतलब नेचुरल ऑर्डर मतलब ओवरऑल की आपका जो कस्टम, ट्रेडिशन, वो इम्पोर्टेंट है कि जो सिविक, वो इम्पोर्टेंट। तो दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि सिविक कैनॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रेडिशन कल्चर इन दैट पर्टिकुलर रीजन। स्पिनोजा ये बात करते हैं, वर्किंग ऑफ द नेचुरल ऑर्डर विच आर फ्री टू एक्ट अनलाइक द सोसाइटी दैट आर इवॉल्व इन ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट। इसलिए डिस्पाइट डेवलपमेंट, डिस्पाइट डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूरोप एंड यूएस,
वहाँ वापस से राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि आप जो होमोजेनाइज नहीं कर, लिबरलिज्म होमोजेनाइज करना चाहता है हर एक चीज़ को, लेकिन राइट विंग कंजर्वेटिज्म होमोजेनाइज नहीं करना चाहता, हेट्रोजेनाइज करना चाहता है हर एक चीज़ को। हर एक जो कंजर्वेटिव फिलॉसफी है उसके अंदर में स्पेसिफिक लोकल बैकग्राउंड है, ट्रेडिशन है, कल्चर है, हेरिटेज है, उसको कंजर्वेशन का बात हो, जैसे कंजर्वेटिज्म है। लेकिन लिबरलिज्म क्या, हर जगह सेम। अगर यहाँ एलजीबीटी का राइट का चल रहा है बात, तो ब्रिटेन में भी सेम ही चल रहा है, वहाँ भी प्राइवेट परेड है, इंडिया में प्राइवेट परेड है, जापान में प्राइवेट परेड है, ईरान में प्राइवेट परेड है, हर जगह सेम होमोजेनिटी का बात होगा, हर जगह इंडिविजुअलिटी, हर जगह वही, हर जगह बात होगा पैलेस्टीन, हर जगह पैलेस्टीन। तो कहीं ना कहीं लिबरलिज्म चाहता है कि एक ओवरऑल होमोजेनाइज सोसाइटी हो, ताकि और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी इसको फायदा होता है। हर जगह होमोजेनाइज सोसाइटी होगा तो आपको सेम ही प्रोडक्ट बनाना होगा। अगर आप बर्किन का बैग बनाएंगे वहां पर, और इसमें वी वर डिस्कसिंग कि हाउ लिबरलिज्म वाज होमोजेनाइजिंग द सोसाइटी, हर जगह सेम का बात होता है। और कंजर्वेटिज्म वो बात करते हैं लोकल ट्रेडिशन कल्चर को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो मैककार्थिज्म बात होता है इसमें, 1960s में एक मैककार्थी एक लीडर थे यूएस के अंदर में, दे ही वाज टोटली अपोज टू कम्युनिस्ट। तो एक तरह से हंटिंग करते थे कम्युनिज्म का, केस फाइल करना उसके ऊपर में डालना, कि उसमें पीक पे थे जियोपॉलिटिकल राइवलरी बिटवीन सोवियत यूनियन एंड यूएस, उसको मैककार्थिज्म बोला होता है। होम फॉर द चीता, गांधी सागर सेंचुरी मस्ट इंश्योर अ प्री बेस फॉर इट। चीता से रिलेटेड इशू क्या है कि उन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि दे आर एक्सटिंक्ट इन इंडिया, तो इनको बाहर से लाया गया, तो क्या वो सूटेबल है लोकल पॉपुलेशन और लोकल बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट के हिसाब से, तो उन पर चैलेंज होता है। दूसरा, वो रेडियो कलर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर उनको इन्फेक्शन हो जाता है और डेथ हो जाता है। तीसरा कि इनब्रीडिंग कारण जेनेटिक डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। चौथा का कंपटीशन बढ़ जाता है, चीता और को अगर सवाना ग्रासलैंड में रखेंगे तो डायरेक्ट कंपटीशन हाइना और फॉक्स और लायन है, तो एक चैलेंजेस। तो गांधी सागर कहाँ पर है? गांधी सागर मध्य प्रदेश में। सेकेंड होम फॉर चीता आफ्टर कुनो नेशनल पार्क। कैरिंग कैपेसिटी एक्सीड हो चुका है वहाँ पर, तो एंड अफ्रीकन चीता जो वल्नरेबल है, आईयूसीएन स्टेटस, और एशियाटिक चीता जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। जो सिर्फ ईरान में, ईरान से नहीं मिला, तो इंडिया फिर अफ्रीकन चीता को लाएगा। हाँ। जयशंकर तो रिप्रेजेंट इंडिया इन प्लेस ऑफ मोदी है एससीओ समिट। एससीओ समिट संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है, बाकी हर सेंट्रल एशियन कंट्री है, याद रखना। कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान, ये हो गए मेंबर उसमें। तो एससीओ का रोल क्या है? एससीओ सेंट्रल एशियन कंट्रीज के एक ग्रुपिंग है, चाइना लेड है, संघाई में है कैपिटल, संघाई में उनका हेडक्वार्टर है। एससीओ में इंपॉर्टेंट क्यों रहा है? ओवरऑल सेंट्रल एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आप रीच करते हैं रशिया, डायरेक्टली सेंट्रल एशिया के थ्रू यूरोप जाते हैं। तो आईएनए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ईरान के थ्रू हो गया, या फिर अगर लॉन्ग टर्म में अगर पीओके इंडिया के पास आता है, तब डायरेक्टली आप वहाँ से सेंट्रल एशिया आ सकते हैं। तो उससे इंडिया का बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगा। आप कजाकिस्तान से यूरेनियम ले रहे हैं, गोल्ड है, सब ले रहे हो, नेचुरल गैस वहाँ से ले सकते हो अफोर्डेबिलिटी के साथ। सेंट्रल एशिया टूरिज्म स्पॉट बन सकता है। सेंट्रल एशिया में एक तरह से इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है, क्रिटिकल माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल खोजना। प्लस सेंट्रल एशिया के साथ इंडिया एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज भी करता है, इसको रैट्स बोलते हैं, क्योंकि ये रीजन है ना थोड़ा सा प्रोन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो इसलिए उसको टैकल कर सकते। तो अस्ताना डिक्लेरेशन, साउथ काउंसिल में अडॉप्ट अस्ताना डिक्लेरेशन, इसमें कनेक्टिविटी, टेररिज्म, रीजनल डेवलपमेंट की बात होता है। तो इसमें अगर बोला जाए कि पीएसआर कॉन्सेप्ट है फंक्शनलिज्म, तो फंक्शनलिज्म इसमें बढ़ सकता है। फंक्शनलिज्म मतलब कि हर एक स्पेसिफिक मुद्दे पर आप चर्चा करें, रादर देन कि ओवरऑल मुद्दा पर, हर एक चीज़ का स्पेसिफिक फंक्शनल एस्पेक्ट। इसमें इकोनॉमिक की अगर बात करेंगे
डिस्कशन करेंगे, कनेक्टिविटी डिस्कस करेंगे, रीजनल डेवलपमेंट डिस्कशन करेंगे, रादर करेंगे पूरा। हो सकता है कि इंडिया का क्रिटिसिज्म होगा कुछ कुछ एस्पेक्ट पर, लेकिन एज अ होल आप आराम से प्रोसीड कर सकते हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर डिस्कस, चार बाहर पोर्ट, फिर IMEC कॉरिडोर जो सऊदी अरेबिया थ्रू जाएगा फ्रॉम ओमन। तो और सेंट्रल एशिया में दोनों के बीच में एक कंपटीशन है, रशिया के भी और चाइना के। रशिया बोलता है कि सेंट्रल एशिया इज माय बैकयार्ड, लेकिन चाइना इज एंट्री। तो रशिया फिर बात करता है इंडिया के साथ, क्योंकि डायरेक्टली होने का चाहिए इंडिया के साथ, ताकि इन्वेस्टमेंट वहां करें, साथ में इन्वेस्ट करें इंडिया के साथ, ताकि जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है वो कम हो सके। क्योंकि कहीं कहीं रशिया को लगता है अगर सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान जैसे रेडिकलिज्म अगर आ गया, तो ओवरऑल सेंट्रल एशिया से टच पॉपुलेशन उसके अंदर में चेचेन हो गया और रशिया के अंदर में जॉर्जिया हो गया, उसके आसपास के अंदर चले जाते हैं, तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन है, तो वहां पे रेडिकलिज्म आ गया तो उनको कहीं ना कहीं सॉवरेंटी का खतरा हो जाए। इसलिए सेंट्रल एशिया इस तरफ में और उस तरफ में बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया वो चाहते हैं कि बैकयार्ड रशिया का। इसलिए इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें भी बाइपोलर नेचर है। SCO के अंदर में रशिया लेड और चाइना लेड, इसमें इंडिया एज अ मल्टीपोलर काम करता है। सिमिलरली वर्ल्ड वाइड में भी बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ है, US लेड, चाइना लेड, इसमें रशिया और इंडिया साथ में काम करते हैं मल्टीपोलरिटी के लिए। फ्रांस इंडिया स्टडी पार्टनर इन द ग्रीन ग्रोथ, तो इंडिया फ्रेंच कोऑपरेशन इज इंक्रीजिंग हर एक एस्पेक्ट में, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस रहे, चाहे वो इंडिया डिपेंडेंट हो जाए रशिया के ऊपर, फ्रांस के ऊपर फॉर द वीटो इन UNSC, चाहे इंडिया बात करे कि रिफॉर्म इन द UNSC, इंडिया फॉर फ्रांस सपोर्ट करते हैं, चाहे इंडिया को लगे कि मुझे न्यूक्लियर पावर सबमरीन चाहिए, मुझे न्यूक्लियर पावर आने से तो आपको नहीं मिलता, लेकिन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का बात होता है इंडिया फ्रांस के साथ, राफेल के साथ हुआ, फ्रांस से मिला। एयरबस सबसे बड़ा कंपनी, ऐसे बोइंग और एयरबस हो गया, तो बोइंग हो गया US के, एयरबस हो गया फ्रांस के, हो गया। दूसरा डसॉल्ट, राफेल, डसॉल्ट, मिराज वहां पर आ गया। फिर वन हॉर्न राइनो में प्रोएट्री पार्टनर है। फिर also फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, and जैसे जीका जापान के, वैसी फ्रेंच के फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है। तो ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा GSA/2 डोनर में जाए, डोनर और हाँ डोनर एजेंसीज में जाएगा GSA/2 में। फिर and major climate financing में भी फ्रांस ने किया हेल्प। क्लाइमेट एडेप्टेशन का हो गया, ग्रुप फाइनेंसिंग का, लोन्स हो गया क्लाइमेट प्रोजेक्ट में, हिमाचल में affordable DRC रिस्क रेजिस्टेंस, अर्बन मैनेजमेंट, सैनिटेशन, फॉरेस्ट कवर में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वहां पर, पुणे नागपुर मेट्रो रेल में भी किया गया, ये भी डाल देना। ऐसे डोनर एजेंसी में आ जाएगा फिर करंट अफेयर में, कि एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैसे आप डोनर एजेंसी का रोल ले सकते हैं फॉर अर्बनाइजिंग इंडिया। दिल्ली का जो इशू है उसमें आप डोनर एजेंसी सच एस जी का, सच एस AFD का रोल बढ़ सकता है इंडिया के अंदर में, वर्ल्ड बैंक के अलावा भी। फार्मर्स के हिसाब से किया, फिर बस। तो ये इस बात हो रहा है कि हर एक एस्पेक्ट में इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप बढ़ते जा रहा है। स्टेट फर्स्ट पार्टनर ये बोल सकते हैं। AFD $4 बिलियन 100 प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर में अभी तक में इन्वेस्ट किए। Criminal immunity for Trump, what the USSC have ruled. Supreme Court of US have said ruled the president enjoy absolute immunity from criminal prosecution to conduct concerning the core constitutional power. This come a huge relief of former Donald Trump, जो उनको पर केस लगा था, तो जो फॉल्सली क्लेम किया गया इलेक्शन वाज स्टोलन और विच लेड टू द कैपिटल हिल अटैक। तो सुप्रीम कोर्ट हैज सेड, तो वहां के सुप्रीम कोर्ट इंडिया के सुप्रीम कोर्ट क्या फर्क है। जो US के सुप्रीम कोर्ट है
दे टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल इशू रादर देन इंडिया में, कि अपील भी है, ओरिजिनल जुडिक्शन भी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 से ऊपर जो बैठते हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के क्वेश्चन उठाते हैं उसमें भी। वहाँ पर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पे बात होता है। वहाँ फेडरल कोर्ट भी है और वहाँ पर डुअल कोर्ट हो गया, फेडरल स्ट्रक्चर है, इंडिया में सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है। इम्प्लीकेशन क्या हुआ, वापस से ट्रम्प को कन्विट किया गया है कुछ कुछ एरिया मनी पेमेंट में, लेकिन वो वापस से प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लड़ सकते हैं। अब्दुल हमीद, ग्रेटेस्ट वॉर हीरो, टैंक बैटल हुआ था 1965 वॉर पाकिस्तान के साथ, जिसमें इंडियन आर्मी इंटर्ड इनटू लाहौर विद टैंक्स। लार्जेस्ट टैंक बैटल आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तो इसमें इनका रोल था। हमीद है। परमवीर चक्र मिला, हाईएस्ट कैलेंडरी अवार्ड ड्यूरिंग वॉर टाइम। ईरान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, आफ्टर प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी हैव डाइड इन हेलीकॉप्टर क्रैश। तो दो होते हैं पॉलिटिक्स, एक रिफॉर्मिस्ट हार्ड लाइन है, रिफॉर्मिस्ट में वो रिफॉर्म करना चाहते हैं ओवरऑल एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर में। जो रिफॉर्मिस्ट भी है उन लोग के लिए, हम लोग के लिए हार्ड लाइनर लोग है। तो डिपेंड, एक तरह का सब्जेक्टिविटी है। और हार्ड लाइनर हो गए, हार्ड लाइनर किसके हिसाब से, शरिया प्रिंसिपल के ऊपर, इसराइल को लेकर के, यूएस को लेकर के। मेजर इशू क्या, यूएस सैंक्शन इशू है वहाँ पर, डोनाल्ड ट्रंप का 18 जेसीपीओए डील, न्यूक्लियर डील के ऊपर है सैंक्शन, कासिम सुलेमानी जो डेथ हुआ उसके ऊपर, क्लोजर टाई विद रशिया एंड चाइना, इसराइल के ऊपर है और गाजा वेस्ट बैंक के ऊपर है। ईरान भाई इंपॉर्टेंट स्टेक है हजरा इसराइल हमास वॉर में। इट बैक्स बोथ हमास एंड हेजबोल्ला, हमास गाजा, हेजबोल्ला नेबलन। तो फॉरेन पॉलिसी का पार्ट रहेगा। दिल्ली के साथ डोमेस्टिक पॉलिसी और आइडियोलॉजी क्लैश कर सकते हैं। वोट टर्नआउट बहुत कम रहा है, 40% सिर्फ। मतलब क्या हुआ है कि डिपेंडेंसी कम है, सबको लगता है कि कुछ हो नहीं सकता, क्या ही है, ये वाला फीलिंग क्रीप इन कर जाता है धीरे धीरे। इकोनॉमिक सैंक्शन, ग्रेटर फ्रीडम चाहिए, ऑल्टरनेटिव नहीं है तो लोग जाते नहीं है वोट करने के लिए। अभय मुद्रा, बुद्धिस्ट हिंदू कल्चर सिम्बल सब जगह, हाथ ऐसे सुखी रहो, खुश रहो, वो वाले अभय मुद्रा हो गए। बुद्धिस्ट डिफरेंट जेस्चर, उसका मीनिंग होता है कि पीस, सेरेनिटी, ब्रेव, फिर Enlightened फियरलेसनेस, हाईलाइटेंड, meditation डिपिक्ट करता है। मेडिटेशन हो गया। शाक्य मुनि पूछा था इस बार की बुद्धा शाक्य मुनि भी कहलाया जाता है, तो शाक्य मुनि भी आते हैं। प्रोटेक्शन, गारंटी ऑफ रिफ्यूज, और यहाँ पर भी हिंदूज के अंदर भी वैसे ही है, लॉर्ड विष्णु, गणेश, पार्वती से लेकर के बाकी सब में। टू वैक्सीन दैट ब्रॉट अस टू द ब्रिंक ऑफ इरेडिकेटिंग पोलियो। पोलियो वायरस वायरस है वो, वैक्सीन। इट पोलियो वायरस अफेक्ट द नर्व सेल, इसी कारण पैरालिसिस होता है, मुंह और प्रॉब्लम हो जाता है। इरेडिकेशन हुआ WHO से द्वारा, इनएक्टिवेटेड पोलियो दिया गया, ओरल रूट से भी और वैक्सीन भी था उसका, हम्म, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। OPV मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, हम्म। एक बूंद जिंदगी के लिए, OPV हो गया। तो पोलियो हैज बीन इरेडिकेटेड, ऑल स्ट्रेन्स ऑफ पोलियो हैज बीन इरेडिकेटेड, अगर स्टेटमेंट में फॉल्स। कुछ स्ट्रेन्स ऑफ पोलियो अभी भी है वर्ल्ड वाइड, हम्म। इसमें लिखा हुआ नहीं, एक दो स्ट्रेन है जो बचा हुआ है अभी।
How we grow taller at night? हम्म, The spine जो पोलियो का मॉडल है expansion होता है. इसको भी हम यूज कर सकते हैं दूसरी डिजीजेस के लिए. Hmm. हम्म. How we grow taller at night? Are we measurably taller in morning than we go to bed? बेड के समय में posture कंप्रेशन हाँ और ये posture कंप्रेस. compression होता है चलने के समय में, इसलिए ग्रेविटी के अंदर में वो कम हो जाता है. लेकिन सोने से आपका एक्सपेंशन होता है 15 सेंटीमीटर बढ़ सकता है. हम्म. हम्म 15 मिलीमीटर. 1.5 0.1 सेंटीमीटर. हाई टाइड हरिकेन ब्रिस्टन बारबाडोस. बारबाडोस कहाँ पर है बता. पता नहीं. पैसिफिक रीजन में जाए. लेगा अभी हमें मैच चल रहा था T20 बाकी सब. पैसिफिक. हम्म. पैसिफिक बोल रहा है. अटलांटिक वहाँ वेस्ट इंडीज की वजह जगह पे पूरा बारबाडोस. कैरेबियन आइलैंड. कैरेबियन. ये कंप्लीटेड. हम्म. एंड कर दे. Thank you so much everyone for joining. Keep watching and keep learning with Ansar Kari. Thank you.